अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हार्ड टॉक के साथ मोईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज वाकई बहुत हार्ड टॉक होगी बिकॉज दो इंतहाई मुमताज़ शख्सियात की बड़ी हार्ड पोजीशन है, अपनी अपनी पार्टी पोजीशन के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर बड़ी सख्त स्टैंड लेते हैं। वो दोनों मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया DSN जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो सिंध के गवर्नर रह चुके हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट हेड रह चुके हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और साथ ही मुझे आपकी हरदिल अजीज़ पॉपुलर शख्सियत PTI के सीनियर रहनुमा, साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जिनको मैं गैलीलियो कहता हूँ, जनाब फवाद चौधरी साहब मेरे साथ हैं। इससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, टेलीविजन एंकर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट। लेकिन इससे पहले फवाद साहब एंड ज़ुबैर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे बात शुरू करूँ, ज़ाहिर है कि हम बात करेंगे दाखिली सियासत के हवाले से, मैं थोड़ा सा एक अपडेट देना चाहता हूँ एक इम्पोर्टेंट नुक्ते के हवाले से। अब से चंद घंटे पहले, ये कहिए कि कल रात को आज सुबह के दरमियान, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे BLA के हमले की शदीद मज़म्मत की और दुनिया के ऊपर एक बार ये जोर दिया कि इस किस्म के जितने भी परपेट्रेटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनको गिरफ्तार करने और कानून के तहत लाने के लिए तमाम ममालिक को कोऑपरेट करना होगा। यूँ तो ऐसी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। इसका जो ज़्यादा दिलचस्प पहलू है इस स्टेटमेंट का, वो ये है कि भारत ने 24 घंटे तक शदीद कोशिश की इस स्टेटमेंट को रुकवाने के लिए। ये स्टेटमेंट जो है, इसको चीन ने इनिशिएट किया मंगल के दिन न्यूयॉर्क के अंदर, और भारत ने पहले जर्मनी को और फिर अमेरिका को इस्तेमाल किया इसको डिले करवाने के लिए, क्योंकि भारतीय अखबारात के कहते हैं कि नहीं, अमेरिका का अपना इनिशिएटिव था, जर्मनी का अपना इनिशिएटिव था। लेकिन पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक ज़राए ने पाकिस्तानी मीडिया को यही बताया कि हिंदुस्तान ने सर तोड़ कोशिश की कि ये करारदाद की या तो अल्फाज बदले जाएँ या इसे रुकवाया जाए। अब इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि 25 बरस तक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इस नैरेटिव्स के ज़रिए दबाया है, मारा है, उसको डिमोनाइज़ किया है, और अब गुज़िश्ता 2 बरस से ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने भी यही नैरेटिव शेपिंग में एक काउंटर नैरेटिव जो है वो शेप करना शुरू किया है, जिसकी एग्जांपल जो है वो हमारे सामने है। इसका क्रेडिट शायद मौजूदा हुकूमत को जाएगा, इससे पहले ही शायद ये प्रोसेस शुरू हो गया, इस पर भी हम बात करेंगे। अब चलते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत की तरफ। कुछ मैं आपको टुकड़े शॉर्ट दिखाता हूँ। गुज़िश्ता कई दिनों से -1 की बात हो रही थी, कभी प्राइम मिनिस्टर के -1 की बात तो हो ही रही थी, नेशनल असेंबली के स्पीकर के -1 की भी बात हो रही है, PTI के जाने की भी मसलसल बात हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस पे ऑपोजिशन का क्लियर मौक़िफ़ जो है वो क्या है। सबसे पहले, अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने इस हवाले से क्या कहा, वो ज़रा सुन लेते हैं। -1 सिर्फ इमरान खान के ज़हन में है। -1 न कभी होते हैं, न उनकी हकीकत होती है। ये जब वज़ीर-ए-आज़म परेशान होता है कि मेरी हुकूमत नहीं चल रही, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है, तो इनके भी वही कैफियत है। पहले कहा चॉइस नहीं है, अब -1 आ गया है, तो ये -PTI ही होता मुझे नजर आ रहा है। अब माइनस नालायक होगा, माइनस जो करप्ट है वो होगा। नाज़रीन, एक टुकड़ा मैंने आपको और भी सुनाना है, लेकिन अभी कुछ लम्हों के बाद वो मैं टुकड़ा आपको सुनाता हूँ। वो बहुत ही अहम टुकड़ा है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये क्या है? -PTI है, इमरान खान है, स्पीकर है, कितना एक ये मंतकी रैशनल लग रही है सारी कहानी आपको, आपकी पार्टी की जो पोजीशन? देखें, एक तो कल परसों भी हमारे कुछ सीनियर लीडरशिप ने ये इमरान खान के ये इस हवाले से कहा कि PTI एक नया अपना कायदे-ए-वान चुन ले। मैंने उस दिन भी कहा था, आज तो और क्लियर हो चुकी है पोजीशन कि मेरी नज़र में और हमारी पार्टी की जो मौक़िफ़ है उसमें इमरान खान तो हैं ही प्रॉब्लम, बिकॉज कप्तान ज़ाहिर से बात है, लीडर होता है, लेकिन परफॉर्मेंस को अगर हम देखेंगे तो पूरी काबीना और पूरा जो टीम है उसकी मायूस कुन परफॉर्मेंस है। कई चीज़ों में तो इमरान खान साहब का ताल्लुक भी नहीं है, जिस तरह रीसेंट पेट्रोल क्राइसिस की अगर आप एग्जांपल ले लें, और इवेंट बाय इवेंट अगर आप देखेंगे क्राइसिस कैसे डेवलप हुआ और कौन कौन लोग परफॉर्मेंस की बेसिस पे कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हुकूमत को 5 साल ना दिए जाए? नहीं, हम जब जिस तरह इमरान खान साहब आए थे तकरीर करने और उन्होंने कहा कि जी हम 5 साल तक रहेंगे, तो क्वेश्चन ये है कि आपकी जो 2 साल की पीछे की परफॉर्मेंस है
उसकी तो बुनियाद नहीं बनती अगर आपने 5 साल ही गुजारने हैं या आपने डिलीवर भी करना है. सो द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीटीआई इनसाइडर्स इज टू क्वेश्चन द विजडम कि क्या हमने सिर्फ टाइम गुजारने के लिए आए हैं या हमने डिलीवर भी करना है. और अगर आप डिलीवर 2 साल तक ये समझते हैं कि आपने डिलीवर किया है, क्योंकि बहुत से लोग पीटीआई में खुद समझते हैं, और अगर आप इमरान खान की तकरीरें उठाएं पिछले 2-3 और उसको डायसेक्ट करें, तो वो अभी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि वो अगस्त 2018 में खड़े और मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हमें स्टील मिल जिस हालत में मिली थी. बट द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आपको जिस हालत में मिली थी वो तो मेरा और आपका डिसएग्रीमेंट है, आपने 2 साल में क्या किया है. That is the key question that you have to answer. अगर आपको गर्दिशी करता, आपने और एक सेकंड मिसाके लंदन किया था 2006 और 7 में आपस में एग्रीमेंट किया था ना कि किसी को हटाना नहीं है, 5-5 साल मुकम्मल करने हैं, वो अब स्पिरिट खत्म हो गई है मिसाके लंदन की. एक तो पहले मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं. वो था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ 1990s कि ऑलमोस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे जो भी ऑपोजिशन होती थी वो हर तरीके से हुकूमत वक्त को गिराने की कोशिश करती थी, चाहे वो पीएमएलएन ऑपोजिशन में हो या पीपीपी ऑपोजिशन में हो. सो वो एक रियलाइजेशन था और एक्सेप्टेंस थी कि ये कोई तरीकेकार नहीं है. आप चैलेंज करते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पर. अभी भी हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी अगर परफॉर्मेंस अगर आप अपनी डिलीवर नहीं करेंगे तो आप खुद ब खुद गिर जाएंगे. अभी किसी को हटाने की जरूरत नहीं होगी. आपकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा मायूस कुन है. ये तो बड़ी मुख्तलिफ बात आप कर रहे हैं. ये तो बड़ी मुख्तलिफ बात आप कर रहे हैं. आपके लीडरान तो ये नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं इसको निकालना है. नहीं तो निकालना किस बेसिस पर है? परफॉर्मेंस के बेसिस पर निकाल लेना. देखिए एक तो पार्लियामेंट्री जमहूरियत में आपको भी पता है कि कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, और 2006 का मिसाके जमहूरियत भी ये तो नहीं कहता था कि हम पार्लियामेंट्री सियासत को चेंज कर रहे हैं, वरना तो 18th अमेंडमेंट वो चेंज कर देते. वो तो दोनों पार्टीज ही एसेंशियली थी ना जो फवाद चौधरी साहब को आने दें, इसको चेंज किया गया था. ठीक, फवाद चौधरी साहब ये मैं टुकड़ा आपको एक दिखाता हूं. 3 टुकड़े हैं 2014, 16, 17 के. खुद इमरान खान क्या कहते रहे हैं इसी हवाले से. आपने ही ये आग लगाई है, आपने ही ये रास्ता दिखाया है पीएमएलएन को. 4 साल तक नवाज शरीफ को हटाने के चक्कर में रहे इमरान खान साहब. उन्होंने एक पैराडाइम इस्टेब्लिश कर दिया है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कि ये तरीका है प्राइम मिनिस्टर को हटाने का. क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं दाखिली सियासत पे आने से पहले एक लम्हा ज़रूर लूँगा जो इस वक्त सिचुएशन है, और ख़ुसूसन कल जो एक तस्वीर आई जिसमें आपने देखा कि एक नन्हा बच्चा कश्मीर में अपने नाना की लाश के ऊपर बैठा है. उस तस्वीर से तो लोगों के हमारे तो दिल दहल गए हैं. और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक इजिप्शियन बच्चे की तस्वीर थी, आपने देखा होगा जो समंदर के किनारे, ये तस्वीर उसी का ही एक पैरेलल था. बहरहाल मेरे लिए बहुत बड़ी एक हैरत अंगेज़ है कि पाकिस्तानी मीडिया के लिए जो कश्मीर में इस वक्त मुजालिम हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगा रही हैं और हमारी सियासत क्या है. ये एक और स्पेशली जो मोहित पीरज़ादा एक प्रोग्राम करेंगे और उनको भी कश्मीर से ज़्यादा पाकिस्तान की दाखिली सियासत लगेगी ज़्यादा अहम है, तो ये मेरे लिए एक काबिल तशवीश बात है. और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक गहरी सोच की ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान में जो हमारा इंटरनल डिस्कोर्स है, क्या उसमें हमारी खारजा पॉलिसी बिल्कुल ही लोगों से दूर हो गई है, और क्या कश्मीर जो है उसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया का कोई इंटरेस्ट ही बाकी नहीं रहा. तो ये बात मैं एक तो पहले मैं कहना चाहता था. दूसरी बात, जिस तरीके से आपने ज़ुबैर साहब से जो बात की है, देखिए पहली बात तो यह है कि इमरान खान माइनस इसलिए नहीं हो सकते कि इमरान खान पीटीआई से बढ़े, जिस तरीके से पीएमएलएन से नवाज शरीफ बढ़े. बिलावल की वो अभी कद नहीं है जो बेनज़ीर भुट्टो का था, जैसे बेनज़ीर भुट्टो भी पीपल्स पार्टी से बड़ी थी. तो जब नवाज शरीफ हुए ना माइनस, वो पीएमएलएन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. नहीं, वो माइनस नहीं हुए. वो तो जो सियासत है वो तो नवाज शरीफ ही के इर्द गिर्द घूम रही. और अभी भी जो नवाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ है, वो नवाज शरीफ ही को बेचते हैं, उनका अपना कद तो नहीं. इसी तरीके से, और ये इसकी वजह, मैं आपको उस तरफ आना चाहता हूँ कि हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम क्या है. हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, जब 18वीं तरमीम के बाद उनको पीएमएलएन को इससे कोई मसला नहीं है. वो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकालना चाहते हैं, वो चाहे पार्टी चलाते रहे. वो कब कह रहे हैं कि पार्टी ने चलाए? वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकालो इमरान खान. निकाल नहीं सकेंगे ना, या कुछ हो नहीं सकता. जिस तरह 4 साल लग गए आपको नवाज शरीफ को भी बाहर निकालने में,
और ये पोलराइजेशन है जमहूरियत में। मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा है कि अपोजिशन को और गवर्नमेंट को एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा अगर हम पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे लेके चलना चाहते हैं। अगर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी कि 24/7 हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल आपके पास क्या जवाब है? जब आपने खुद बार बार नवाज शरीफ को कहा निकालो निकालो निकालो, तो एक इखलाकी तौर पर जिसको पॉलिटिक्स में पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल आपके पास क्या है कि आप लोग कहते रहे कि नवाज शरीफ को निकालो, अब वही चीज़ कह रहे हैं कि निकालो इमरान खान को, बस हमें पसंद नहीं है, कंसेंसस नहीं है। देखिए ना, नहीं, नवाज शरीफ को निकालने की फ्रेंकली वजूहत डिफरेंट थी। उनके ऊपर जब पैनामा केस आया था, वो पैनामा जो है वो पाकिस्तान में तो किसी का वो पॉलिटिकल केस तो नहीं था, वो तो PMLN ने उसको पॉलिटिसाइज किया, लेकिन हकीकत ये है कि पैनामा केस तो इंटरनेशनल स्कैम था और उसमें नवाज शरीफ अकेले नहीं थे जो दुनिया में गए, उसमें तो हुकूमतें, कई दुनिया की हुकूमतें जो है वो बदली गई पैनामा केस के ऊपर, और पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत जो है उसको उसका जो ग्रंट है वो सहना पड़ा, और नवाज शरीफ इन्वॉल्व है 100%। मतलब आप जुबैर साहब जाहिर है कि नहीं मानेंगे, लेकिन हकीकत यह है, मुझे आपको किसी भी न्यूट्रल आदमी को पता है 100% नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनकी बाकी जो फैमिली है वो पैनामा केस में 100% मुलव्वस है, और उनके जो अपार्टमेंट्स हैं या डिटेल्स हैं उसमें कोई दो राय, ये तो हमारे एक निज़ाम इंसाफ का और हमारी अपना फेलियर है कि नवाज शरीफ आज लंदन में बैठे हुए हैं, अदरवाइज तो उनको जेल में होना चाहिए। लेकिन बहरहाल उसको कतई नज़र उस बात के, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में पोलराइजेशन इससे भी ज़्यादा थी, और दोनों पार्टीज़ ने बहुत सफ़र किया है। और जब सैफुर रहमान को बनाया गया था एहतसाब का हेड, उसके बाद जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, और फिर पीपल्स पार्टी ने भी जो उससे पहले PMLN के साथ किया, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। और दोनों पार्टीज लड़ के इस पॉइंट के ऊपर पहुंची कि नहीं, हमें मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है वो बनाना पड़ेगा। अब भी मैं समझता हूँ कि पोलराइजेशन बड़ी ज्यादा हो गई है। नवाज से एक है कि नवाज शरीफ साहब जो है वैसे ही उनकी एज की वजह से और केसेस की वजह से उनका एग्जिट होना है। सिर्फ आखिरी पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इमरान खान को नहीं निकाल सकते। मैंने एक चीज रखी हुई आपको सुनाने के लिए, वो जुबैर, अच्छा नहीं निकाल सकते जी, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ठीक है, वो तो हो गई है बात, इस पे फिर भी बात होगी। आपने फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया, सिर्फ हमें तरतीब मुख्तलिफ रखी हुई थी। फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि हमने जो नन्ना आयाब है, जो अपने नाना की लाश के ऊपर बैठा था और जिसने बाद में कैमरे के ऊपर सारी दुनिया को ये बताया है कि कैसे ठा ठा करके उसके नाना को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार डाला। चूँकि हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग का हुकूमत का दावा यह है कि मिलिटेंट्स ने उसको मार डाला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो जो है वो रेस्क्यू किया था। उस हवाले से एक खासी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है, खासी यानी ये डिस्टर्बिंग तो है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन ये है कि एहसन इकबाल साहब ने इस हवाले से जो कमेंट किया है वो मैं ज़ुबैर साहब को सुनाना चाहता हूँ, फिर मेरा एक क्वेश्चन भी है। कश्मीर की जो तस्वीर 3 साल बच्चे की आई है नाना की लाश पर बैठे हुए, उसने पूरे सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा किया, लेकिन हमारे हुक्मरानों को उससे कोई असर नहीं हुआ। वजीर आज़म का फ़र्ज़ था कि इस दिल खराश मंजर के बाद, जिससे पूरी दुनिया में एक हमदर्दी पैदा हुई, ये सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर मुल्कों के सरबराहों को फ़ोन कॉल करके भारत के जुल्म और बर्बरियत पे तवज्जो दिलाते, ये सोए रहे उसके ऊपर। ज़ुबैर साहब, ये किस किस्म का डबल स्टैंडर्ड है? मतलब ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात कर दी है एहसन इकबाल साहब ने, बिकॉज पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस तो जो है वो मतलब उसने इतना शोर मचाया हुआ है, इतनी खप डाली हुई है, फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान की हुकूमत के और लोगों ने। आपकी गवर्नमेंट की ये सूरत हाल थी कि मेरे हाथ में जियो न्यूज़ की स्टोरी है, जो तस्नीम असलम साहब ने जियो टेलीविज़न को बताया कि नवाज फॉरबेड अस टू स्पीक अगेंस्ट इंडिया और ऑन कुलभाषण क्लेम्स एक्स डिप्लोमेट तस्नीम असलम। यानी पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को नवाज शरीफ साहब ने मना कर रखा था कि मोदी के ख़िलाफ़ और हिंदुस्तान के बारे में किसी किस्म की तनकीद नहीं करनी है। बहुत ही म्यूटेड रिस्पॉन्स था। और फिर वो जब हुर्रियत, जब वो नरेंद्र मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरम नवाज शरीफ साहब गए, तो वहाँ उनको हिंदुस्तान का इतना दबाव था कि हुर्रियत लीडर्स के साथ उन्होंने मुलाकात नहीं की। और जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, अल्लाह रखे, वो अमृतसर गए, तो वहाँ पर उन्होंने सिखों से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और कमरे के होटल के अंदर बंद रहे। आपकी तो पोजीशन बड़ी अजीबोगरीब थी। एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं? इससे बड़ा क्या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है ज़ुबैर साहब?
ओके, पहले तो मैं एक क्लैरिफाई, जैसे उन्होंने भी पहले क्लैरिफाई किया था, नवाज शरीफ को लंदन के फ्लैट्स या किसी चीज़ टैक्सेस या मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा नहीं हुई थी। मैं फवाद चौधरी को याद दिला दूं, इसी वजह से कि 8 महीने तक केस उसी पर चला था और अकामा पर भी नहीं हुई थी। अकामा में एक रिसीवेबल पर हुई थी। एज फॉर्मर CFO ऑफ IBM आई कैन से कि नॉट इवन अकाउंटेंट विल बी फाइड फॉर एन ऑफेंस लाइक दैट। सो वो जो सजा थी वो मेरा ख्याल है लेट्स लीव इट टू हिस्ट्री कि वो जिस वजह से हुई थी। चलिए ये तो उसका जवाब होगा। ये जो डबल स्टैंडर्ड है तो कश्मीर पे, जी मैं आ रहा हूँ ना सर, आ रहा हूँ। ऑब्वियसली पहले तो हम सबको कंडेम करना चाहिए, इंडिया को, और भरपूर अंदाज से कंडेम करना चाहिए, और बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए हमारे फॉरेन ऑफिस को भी। और जो आपने अभी खबर सुनाई है मोहित, कि लास्ट नाइट ये सिक्योरिटी काउंसिल ही आपने शायद कहा, में ये जो स्टेटमेंट आई है, विच इज़ अ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, एंड ऑब्वियसली उसके पीछे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस या फॉरेन मिनिस्टर की कोशिशें होंगी। सो वी हैव टू अप्रिशिएट दैट एज वेल कि उन्होंने जो किया था। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि हमें दबाव में रखना इस वजह से भी ज़रूरी है कि पिछले 1 साल में ख़ास तौर पर मोदी साहब, जब देखें, जब आप ये कहते हैं ना, आप एक साइड पर लेके जाते हैं कि जी ये हुआ था तो इस वजह से नवाज शरीफ ने किया था। मोदी के इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मोदी साहब जीते हैं इलेक्शन क्योंकि वो कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट एवर दैट लॉजिक वाज, बट जी मैं आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। तो बड़ी और किस्म की स्टेटमेंट थी ना उसके इलेक्शन से पहले। यहाँ मैं तो जुबैर साहब ये कह रहा हूँ, देखिए ना, आप ये मेरे हाथ में पता नहीं प्रोड्यूसर सब दिखाएं कि ना दिखाएं, पूरे अपने हिसाब से बयान देखे ना। फॉरेन मिनिस्टर ने ये खुद जाती तौर किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये अगर क्या, अच्छा ये भी देख लें और ये फॉरेन ऑफिस की पोजीशन भी देख लें। मैं ये कह रहा हूं कि एहसन इकबाल साहब तो कौम को बिल्कुल गलत बता रहे हैं। आपकी हुकूमत की तो कोई स्ट्रांग पोजीशन थी ही नहीं मोदी और हिंदुस्तान में, मैं ये बात कर रहा हूं सर। मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर नहीं थी मैं तो उसका भी जवाब दे सकता हूं। जब वानी का इशू हुआ था 2016 में, जब वानी का इशू हुआ था तो आप उस वक्त उठा के देख ले, जहां से ये मूवमेंट जो नई आप अपराइजिंग कह सकते हैं शुरू हुई थी जुलाई 2016 में, और उससे लेके हमने जो हमारी जब हुकूमत थी, हमारा जो फॉरेन ऑफिस था, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर थे, और UN जनरल असेंबली में वानी के इशू को हमने कितने भरपूर अंदाज में, और देयरफॉर कश्मीर के इशू पर मैं जो आपसे बात कर रहा था, जो आप मुझे रोक दिया बीच में, मैं ये कह रहा था कि इश्यूज तो हमारे भी बहुत सीरियस है इस हुकूमत की कश्मीर हैंडलिंग से। और मैं एक तो ये था कि मोदी साहब को उन्होंने प्रेफर किया। मोदी साहब इलेक्शन कैंपेन में, इनको कोई फॉरेन ऑफिस वाला बता नहीं रहा था, इलेक्शन कैंपेन में ही वाज गोइंग अराउंड द कंट्री एंड सेइंग कि जब वो आएंगे तो 370 या 35A को खत्म करेंगे, विच मीन्स कि कश्मीर को यूनियन का हिस्सा बनाएंगे, जो आज तक 60-70 साल में नहीं हुआ था। वो ये कह रहे थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि वो प्रेफर करेंगे। एंड श्योर इनफ जैसे ही वो आए मोदी साहब री इलेक्ट होके, तो अगस्त 2019 में उन्होंने वही किया जो उनकी कमिटमेंट थी। और यहां हम डम फाउंडेड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कश्मीर का रेजोल्यूशन करेंगे। सो प्लीज, हम भी 10 चीजें निकाल सकते हैं। लेट्स नॉट चैलेंज द इंटीग्रिटी ऑफ एनीवन कि जी आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आपने उस वक्त ये करना था या ये नहीं किया था, बट हम समझते हैं कि हमने कश्मीर को, हमारे नाज़रीन इसका देखेंगे, इसका सुनने वाले कर सकते हैं कि दोनों चीजों का वजन बराबर है कि नहीं बराबर है, ये तो अब सुनने वाले फैसला करेंगे। फवाद चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर की भी जजमेंट तो गलत थी। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, बहुत अहम डिस्कशन है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं फवाद चौधरी साहब की तरफ चलता हूँ। फवाद चौधरी साहब, वो तो खैर मैंने पहले कह दिया ब्रेक से पहले कि नवाज शरीफ साहब की फॉरेन पॉलिसी या नवाज शरीफ साहब की हिंदुस्तान या मोदी के हवाले से जो पोजीशन थी, उस पर ज़ुबैर साहब ने जो एक्सप्लेन किया है, वो तो हमारे सुनने वाले फैसला कर सकते हैं कि वो कितना उस आर्गूमेंट में वज़न है। मैं वहाँ से आगे चलता हूँ। मैं आपको ये सवाल रेज़ करता हूँ जो दूसरा ज़ुबैर साहब ने रेज़ किया है कि मोदी के इलेक्शन से पहले ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी अपनी कोई जजमेंट जो थी मोदी के बारे में क्लियर नहीं थी। यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मोदी की समझ नहीं आई। जब उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मोदी इलेक्शन जीत जाएंगे और स्ट्रॉन्ग आ जाएगी हुकूमत, तो जो है ताल्लुकात बेहतर, तो जजमेंट ठीक नहीं थी प्राइम मिनिस्टर की, वो गलत एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो फिर नवाज को हम कैसे ब्लेम करें? वो भी यही सोच रहा होगा कि मोदी के साथ मुझे बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। देखिए, जब ये जो फॉरेन जब हुआ, ये था कि पुलवामा हुआ था। पुलवामा के बाद जो फॉरेन एक
जो थे सहाफ़ी थे, उनका एक वफद था, जो मैंने मीटिंग जो है ये अरेंज करवाई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, और उसमें एक सवाल किया था, गालिबन AFP के जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे उन्होंने सवाल किया कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए वहाँ पे हिंदुस्तान में तो फिर आपका उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वेल, जो ट्रेडिशनली सोचा ये जाता है कि अगर राइट विंगर होता वहाँ पे इंडिया में जो है वो अमन कर सकता है। जब मनमोहन सिंह थे और वो जब इतना ज़्यादा बढ़ गई थी बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, वो सील नहीं कर सके। अच्छा, ऐसे कहा था उन्होंने, ऐसे कहा था उन्होंने, और उन्होंने ये पूरा अब कहा था कि आम तौर पे ये ख्याल किया कि अगर राइट विंगर हो तो वो करते हैं। आप देखते हैं नरेंद्र मोदी अगर जीतेंगे तो वो इसको कर या नहीं कर पाएंगे। वो एक होलिस्टिक व्यू ले रहे थे, और जो एक थ्योरी है राइट विंगर में तो वो बात कर सके। मैं फवाद चौधरी से जरूर एक जिक्र करना चाहूंगा। जुबैर साहब, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इससे तो ये लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को कोट किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने तो एक एनालिसिस दिया। ठीक है, देखे ना, लेट्स गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया था। इमरान खान की पोजीशन बहुत खराब रही है प्रॉब्ली पाकिस्तान की तारीख में फॉर अ लीडिंग पॉलिटिशियन, क्योंकि पहले तो ये कहते थे ना कि जी वो यूं नहीं थे, वो यूं नहीं थे। अब ये यू कांट पिक एंड चूज टू से कि जी वो उस वक्त ये थे, वो मासूम बच्चे नहीं थे। ही वाज अ लीडिंग पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, सो व्हाट एवर ही सेड he has to own that responsibility। और जिस तरह हमने इनका उसामा बिन लादेन के केस में देखा, जो उनकी पोजीशन इलेक्शन से पहले थी एज एन ऑपोजिशन लीडर, वही पोजीशन उनकी, वो पहले भी उनको शहीद मानते थे, वो अब भी उनको शहीद मानते हैं। इट्स अ सीरियस इशू फॉर अस कि वो आप तो वहां बिल्कुल अटके हुए इंडिया पर, अगर आप दूसरी तरफ रुक करें बॉर्डर के। जी, पहली बात तो ये, इंडिया के टीवी पे क्या पाकिस्तान के टीवी के ऊपर नवाज शरीफ साहब में कभी ये अहलियत नहीं थी कि उनका कोई इंडिपेंडेंट इंटरव्यू ले सके। लिहाजा नवाज शरीफ और इमरान खान का कंपैरिजन करना कि टीवी पे वो क्या कहते थे, वो क्या आके कहते थे, जाहिर है इमरान खान को पूरी दुनिया में बुराया, वो चाहते थे वो बात कर सकते थे। आपके जो लीडर साहब हैं वो तो अपने जब तक भरपूर अंदाज में बोलते थे, बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हो, लंदन में बैठे हो। लेट्स नॉट गो इनटू दैट कि वो मासूम बच्चे नहीं है। और अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने सबसे बड़े दहशतगर्द को, अच्छा फवाद को बोलने तो दें, जुबैर साहब फवाद चौधरी को बोलने तो दें। किसी ने आज तक फवाद चौधरी को बंद नहीं किया बोलने से, आपने बंद ही कर दिया उनको। फवाद चौधरी को बोलने तो दें, पहली दफा फवाद चौधरी को कोई बोलने नहीं दे रहा। नहीं, इसलिए कि मैं स्काइप के ऊपर हूँ, वो DSNG के ऊपर है, तो जब वो बात करते हैं तो फिर स्काइप के ऊपर बात हो नहीं सकती। और जुबैर साहब ने अगर अकेला प्रोग्राम करना है और सिर्फ अपनी ही बातें की करने चाहते हैं तो ही इज मोर देन वेलकम। और वो जाहिर है उनको अपनी अगर आवाज से इतना इश्क है तो वो शीशे के सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेकिन ये समझता हूँ कि ये जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं या जिस किस्म की, वो तो उसका ना कोई बेसिस है ना कुछ है। इमरान खान की आप मुहिब वतनी को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? इमरान खान की का जो पाकिस्तान के बारे में जो उनके व्यूज हैं, जो उनका जो उनकी एक सोच है, उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? आप उसके ऊपर जो तनकीद जायज बनती है वो आप जायज करिए, लेकिन ये तो एक बिल्कुल आउट ऑफ वे आप बातें करें जिसमें ना कोई सर है ना पैर है। तो और जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था, जो बैकग्राउंड मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। फौज साहब, एक हमारे पास 2 दिन पहले असद आए थे, 2-3 दिन पहले असद उमर साहब ने भी एक सॉफ्ट सा अपने धीमा सा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया है कि आप प्राइम मिनिस्टर की जजमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद से फैसले नहीं कर सकते। वो शॉर्ट सुन ले जरा असद उमर साहब का। इल्जाम किस पे लगा रहे थे? वो इल्जाम मेरे ख्याल में तो इल्जाम ये जहांगीर तरीन और असद उमर पे नहीं बनता, ये तो इमरान खान पे इल्जाम बनता है ना, कि आगे एक आदमी ने कहा तो इमरान खान ने एक को हटा दिया, फिर दूसरे ने कहा तो उसको हटा दिया। इमरान खान जो है वो लीडर है, वो पार्टी की नब्ज के ऊपर हाथ भी रखता है, वो लोगों को समझता भी है। वो जो फैसले करते हैं वो खुद फैसले करते हैं, वो किसी के कहने के ऊपर फैसले नहीं करते। और भी बड़ी बड़ी मफरूजे फैलाए जाते हैं कि फलाना फैसले करता है और फलाना फैसले करता है। फैसले इमरान खान खुद करते हैं। फौज साहब वो बेसिकली कह रहे हैं कि आपकी बात का अगर एनालिसिस किया जाए कि पहले जहांगीर खान तरीन ने असद उमर को निकलवा दिया या फिर असद उमर ने जहांगीर खान तरीन को अताब में डलवा दिया, तो इससे तो क्लियरली पता चलता है कि इमरान खान फैसला नहीं कर सकते, लोग कंट्रोल करके फैसला कर लेते हैं। नहीं, कभी भी जो फैसले होते हैं वो इर्द गिर्द की जो ओपिनियंस होती हैं उनसे मुतासर होते हैं, और आप जो भी एनालिसिस करते हैं वो अपने जो एक एडवाइजर्स हैं या जो माहौल होता है उसके मुताबिक करते हैं। तो मैं इस बात को, ज़ाहिर है असद भाई का अपना ओपिनियन है, मैंने उनको, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा एक एनालिसिस है जो मैंने दिया उसके ऊपर काफ़ी
बातचीत हुई है और मेरा जो है ओपिनियन मेरा है, असद साहब का अपना है और मेरा उनका बहुत एहतराम का ताल्लुक है, असद उमर साहब से भी बहुत एहतराम का ताल्लुक है। जुबैर साहब, आप कभी कायद-ए-आज़म के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, स्टॉलिन के बारे में, माओ ज़ेतुंग के बारे में, नेहरू के बारे में थोड़ा कहेंगे कि फैसला किसी ने करवा दिया? किसी ने फैसला नहीं करवाता, फैसला तो लीडर ने खुद ही करना है ना। इशू ये होता है कि आप फैसलों से मुतासर तो होते हैं ना इर्द गिर्द के, वरना तो फिर आप जिंदगी में कोई बंदा आपका दोस्त ही ना हो, आपका कोई ताल्लुक ही ना हो, आपको एडवाइजर की किसी, अगर आप हमेशा जब भी फैसले करते हैं कि एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, ये तो नहीं कि आप उस एनवायरनमेंट को जो है वो आप कहें कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, लोग जो हैं उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, और तमाम जो बातें हमेशा, जब भी स्टॉलिन का भी अगर आप पढ़ेंगे, चर्चिल का भी आप पढ़ेंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर की आप पूरी हिस्ट्री को देखेंगे, बड़े डिसीजन जो हुए हैं वो एक माहौल में होते हैं, एक एनवायरनमेंट में होते हैं। बहरहाल वो मेरा एनालिसिस है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, असद उमर साहब टोटली ये ठीक है, वो आपका था कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो उन्होंने क्रिएट किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम देखते हैं पीएमएलएन के लीडरान तो दिन में 3-3 दफा मीडिया से बात करते हैं, लेकिन ये बात अब बड़ी ताज्जुब की होती चली जा रही है, जैसे कि बहुत से लोग पॉइंट आउट करते हैं कि नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल खामोशी है। इस हद तक खामोशी है कि नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के लोगों से कोविड-19 के बाद भी हमदर्दी नहीं की है, इतनी खामोशी है। क्या वजह है इतनी खामोशी की, इस पर भी बात करते हैं, जुबैर साहब से समझते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, सीधा चलता हूँ मोहम्मद जुबैर साहब की तरफ। जुबैर साहब, एक सैयद तलत हुसैन साहब पाकिस्तान के बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, टेलीविज़न एंकर भी रहे हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू में अपना कॉलम लिखते हैं। 29 जून को उन्होंने अपना कॉलम लिखा, मियाँ साहब किथे हो। अच्छा, अब ये बताना ज़ुबैर साहब बहुत ज़रूरी है कि तलत हुसैन साहब पे ये इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता कि वो हुकूमत के तरफदार हैं या हुकूमत की हमायत में हैं। वो तो उन पे अगर कोई इल्ज़ाम रख सकता है तो यही है कि वो पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने उन्वान लिखा अपने कॉलम का कि मियाँ साहब किथे हो, जिसका सब टाइटल इनिशियल लाइन्स हैं कि अगर इनका दिल, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब का दिल सियासत से भर गया है तो फिर रिटायरमेंट का ऐलान करके अपनी जमात और इस मुल्क के उसके हाल पर छोड़ दें, कोई ना कोई सबब असलाह अहवाल बन जाएगा। और बेसिकली उन्होंने आगे लिखा कि मियाँ साहब ने इक़्तिदार से निकल जाने के बाद बोलने को एक दीनी फ़र्ज़ का दर्जा देकर जिहादी जज्बे के साथ निभाने के लिए कमर बांधी हुई थी। बहुत से नए नारे भी जो हैं वो निकाले गए थे। अब जो उनकी खामोशी है उस पर आम तासुर यही है कि ये एक ऐसी डील है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा शराइत के साथ तय की गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब खामोश रहेंगे तो मरीम नवाज जेल से बाहर रहेंगी। इधर इन्होंने ज़ुबान खोली, उधर मरीम गई वापस कोठड़ी में। क्या कहेंगे ज़ुबैर साहब, क्या है ये मामला? पहले तो मैं एक अपना कमेंट करना चाहूँगा, जो आपने असद के इंटरव्यू के बारे में जिक्र किया था। मेरा ख्याल है असद ने भी बड़ा स्मार्टली आपको जवाब दिया था। उन्होंने कहा ये अच्छा तरीका है कि असल सवाल ही डॉज कर दो। चलो मैं नहीं बोलता, चल ठीक है, मैं इधर ही आ जाता हूँ। ठीक, वो जिस तरह पहली दफ़ा उसने वी आर टॉकिंग इन अ फ्री एनवायरनमेंट, सो आई थॉट मे बी आई कैन ऐड समथिंग टू इट, बट एनीवेज मैं सीधा आ जाता हूँ इस पर। देखिए, पहली बात तो ये आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि उनके इंटरव्यू, उनके जो कॉलम का एक हिस्सा था जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये एक डील है और एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। कई चीज़ें मोहित बड़ा फैसिनेटिंग है पाकिस्तान में। आप जिसका जिक्र कर सकते हैं, मैं नहीं जिसका जिक्र कर सकता। मिसाल के तौर पर हमें जो पिछले 2 साल में माहौल मिला है वो एक सेमी मार्शल आर्ट टाइप माहौल मिला है। सो इट्स नॉट अ फ्री एनवायरनमेंट टू बिगिन विद। सो अगर आप ये कह रहे हैं कि जी जो हम बोलते हैं, हम बात करते हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारा पॉलिटिक्स है, वो उसको आप उस तनाजुर में देखते हैं कि जैसे जहाँ स्वीडन में या यूके में या कहीं और ममालिक में जहाँ फ्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये नहीं है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड सेवरल थिंग्स हेयर। यहाँ राना सनाउल्लाह ने बोला था तो वो उनके ड्रग्स रख दिए गए थे। आज तक किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई, इतनी शर्म नहीं आई कि साल पहले ये वाकया हुआ था। अच्छा, तो उसका क्या हुआ? तो वो शहरियार रफीकी साहब भी वहीं बैठे हुए और वो जो उनके साथ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो भी वहीं बैठे वजह से नहीं बोलते। नहीं, मैं आ रहा हूँ। देखिए, एक तो पहली बात ये होती है कि पीपल्स पार्टी वाले तो गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो मैं अभी भी आप कहेंगे मैं जोर से सुनाना चाहूँ, मैं सुना। और एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी नहीं ना, लेकिन ज़ुबैर साहब प्रॉब्लम ये मसला देखें ये कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान में हैं, दोनों एक दफ़ा गिरफ्तार हो चुके हैं, वो तो गरजते बरसते हैं। नवाज शरीफ साहब तो लंदन की ठंडी हवा में सेफ हैं, उनकी तस्वीर आ रही है, प्याले को घूर रहे हैं। वो क्या मामला है? ये लिख रहे हैं, हवा की बात नहीं कर रहा,
पहले तो मोहित, आई वॉन्ट टू टेल यू बिकॉज यू हैव पिक्ड अप दिस क्वेश्चन एंड लेट मी शेयर सम ऑफ द थिंग्स कि यहाँ जो माहौल है ना, जिनका आपने एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज और इन सब का जिक्र किया, खुद मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा नवाज, बात ये, और जो नहीं गए ना, जिस तरह मोहम्मद जुबैर और मुसद्दिक मलिक और मरियम औरन से, प्लीज डोंट थिंक कि हमारे पास हमारे लिए इजी राइड रही है। सो प्लीज, दिस इज नॉट अ फ्री एनवायरनमेंट के जिसमें हम हर चीज जो है वो इतने खुल के बात कर सकते हैं जितना आप। लेकिन जुबैर साहब, आप तो फिर भी बोलते हैं खुल के बात करूं। अभी आप मुझे अगर ऑफ एयर मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको बहुत सी चीजें शेयर कर सकता हूं, लेकिन प्लीज जी। बट जुबैर साहब, आप तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल से हो आए, एहसन इकबाल हो आए, राना सनाउल्लाह हो आए, वो तो खुल के बोलते हैं। बोल तो नहीं रहे तो नवाज शरीफ साहब नहीं बोल रहे और मरियम नवाज नहीं बोलती, जो दोनों कैद नहीं है। हमारी एग्जैक्टली ये वो कह रहे हैं एग्जैक्टली हमारी पॉलिटिक्स, हमारी जो पॉलिटिक्स का महवर है ना, वो ये है कि ये नहीं है कि शाहिद खाकान अब्बासी बोलेंगे तो सजा उन्हीं को मिलेगी या एहसन इकबाल बोलेंगे तो उन्हीं को मिलेगी। ये हमारी अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि हमने इस हुकूमत की भी भरपूर मुखालफत करनी है और बगैर डरे हुए, बगैर किसी चीज़ के करते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ को जब बोलना होगा तो वो बिल्कुल भरपूर अंदाज में बोलेंगे। अभी फवाद चौधरी ने कहा था वही लीड कर रहे हैं, बैठ के वही फैसला साजी करते हैं। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट कि जब वक्त आएगा हम जरूर आपको हर चीज़ सामने आ जाएगी। फवाद साहब, क्या मसलहत है, आपको क्या समझ आती है? बात यह है जी कि इस वक्त फ्रेंकली PMLN की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक तो लड़ाई है कि अभी इनको तो पहले तो ये अपने अंदर एक लड़ाई होगी। मैं एज ए मिनिस्टर बात नहीं कर रहा, एज थोड़ा बहुत जो पॉलिटिक्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, फ्रेंकली हमेशा पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर्स का कि लीडर पार्टी से बड़ा हो जाता है। सो जब लीडर का एग्जिट आता है तो फिर पार्टी में वैसी ही लड़ाई होती है जैसे बादशाहों के दौर में उनका जो हेयर बनने के लिए लड़ाई होती थी। और इसी वक्त इसीलिए इस वक्त के अंदर एक लड़ाई जारी है। शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, उसमें मरियम नवाज साहिबा का ग्रुप है, फिर छोटे छोटे शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसफ साहब वगैरह, ये भी अपना एक छोटा मोटा जो है वो रोल प्ले करना। तो जब तक भी अपनी लेकिन फवाद साहब इसी कॉलम में मियां साहब किथे हो इसके दूसरे पेज पे उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके अलावा लंदन में रिहाइश के दौरान नवाज शरीफ पर पाकिस्तान से हुकूमत की तरफ से ज़िल्लत आमेज़ तनकीद और मीडिया के ज़रिए मुहिम जोई से गुरेज भी इसी डील का हिस्सा है। आपने महसूस किया होगा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो 24 घंटे लंबी ज़ुबानों की ज़द में हुआ करते थे, अब शाज़ो नादर ही टारगेट होते हैं। इनसे मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा खबरें भी अब नहीं बनती हैं, उन पर लगे हुए इल्ज़ामात भी अब नहीं दोहराए जाते हैं। ये भी वो कह रहे हैं कि आप सब इस डील का हिस्सा है। फवाद चौधरी साहब, आप लोग भी इसी डिसिप्लिन में। देखिए, पहली बात है तल्ला तो सही क्या ठीक है, उसने बाहर बैठा हुआ, उसको क्या पता चीजों का। सिंपल बात है, हमने तो सबसे पहले मैंने ही तो बात की है कि नवाज शरीफ बाहर गए हैं, वो जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स के ऊपर गए। फिर बाकी तो जो अगर रोज के जो इश्यूज होंगे, रोज में उनका कोई व्यू होगा तो उनपे तनकीद होगी ना। ये तो नहीं कि एक बंदा गूंगा बन के बैठा हुआ है, उसको रोज जो है उसके ऊपर क्या बात होगी। तो उनके माजी के ऊपर तनकीद होती है, सारी जो है वो बातें होती हैं। शहबाज शरीफ साहब की इसलिए तनकीद होती है कि वो यहाँ पे हैं, वो बात करते हैं और उसका उनको जवाब मिलता है। ये तो ऐसे सूडो टाइप कॉलमिस्ट है, उसने लिख दिया जो भी लिख दिया। दूसरी बात यह है कि जो ये आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में आगे फ्रेंकली ना इस वक्त इमरान खान को कोई खतरा है, ना PTI को कोई खतरा है। और हमारे जो इश्यूज हैं वो अपने जो हमारे जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि किस तरह से जो हमारी पॉलिसी का या जो हमने वादे किए थे उनकी तरफ हमने कैसे बढ़ना है। ये बाकी PMLN वगैरह तो अपना राग बजाते रहेंगे। जाहिर है, ये तो नहीं कह सकते ना कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अगर ये कहेंगे तो उनके साथ रहेगा कौन? लिहाजा जाहिर है कि ये रोजाना ये बात करेंगे, रोजाना नई कॉन्स्पिरेसी बनाएंगे। अच्छा, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। फवाद चौधरी साहब का और मोहम्मद जुबैर साहब का शुक्रिया। बहुत बहस हुई है और इस बहस के नतीजे में फैसला नाज़रीन आप ही का है। फैसला हमेशा आप ही का होता है। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।